पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी उससे पहले आज की लिस्टिंग पर बात कर ली जाए। एरिस लाइफ इशू मुश्किल से 3 गुना भरा था, आज लिस्टिंग होने वाली है। प्रकाश जी, कुछ अंदाजा है कैसी लिस्टिंग होगी? जिन लोगों ने लगाया पैसा सोच समझ के ही लगाया होगा, क्योंकि वैल्यूएशन तो बड़े महंगे थे और ज़्यादातर अवॉइड की राय थी। मेरे ख्याल से आपकी भी वैसी राय थी। हाँ, मतलब इशू में कोई खासियत ऐसी नहीं है। उनकी इस कंपनी की प्रोडक्ट लाइन की काफी चिंता थी मुझे तो, कि इसमें कोई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं। आसाम में यूनिट बनाते हैं, अहमदाबाद की कंपनी है। तो इनका दूसरा अगर आप देखें, इन्होंने कई बड़े एयरपोर्ट्स पे इंक्लूडिंग बॉम्बे एयरपोर्ट पे स्टॉल रखे थे आईपीओ के आसपास, जो आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट करते थे, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो। तो मैंने एक्चुअली ये समझा कि ये कंपनी ये सब बनाती है, विच इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग एरिया। तो पता चला ये सिर्फ लोगों को स्टॉल में बुलाने के लिए, बट दवाई तो हम रेगुलर बनाते हैं। तो कोई ऐसा कोई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है नहीं। बट आई डोंट थिंक डिसअपॉइंटमेंट लिस्टिंग पे होगा अनिल जी, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो वैसे भी जैसा कल भी ऐसा ही हुआ ना, कल ये जो तेजस लिस्ट हुआ था, हार्डली किसी की रिकमेंडेशन थी कि पैसा लगाइए, लेकिन फिर भी पॉजिटिव लिस्ट हो गया। तो मतलब जब एक्चुअली है ना, जो इशू ज्यादा भरता है ना, वहाँ तो अंदाजा लगाना आसान है कि इसकी लिस्टिंग क्या होगी। जो कम भरता है उसमें पता ही नहीं लगा सकते आप कितना लिस्ट होगा, कहाँ होगा, क्योंकि जो लोग लगा रहे हैं ज्यादा समझ के सेकेंडरी मार्केट से लेने की वेट करते हैं प्राइस डिस्कवरी के लिए। तो इशू के बाद उससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो एप्लीकेशंस लगी है, एवरेज नहीं होता उसमें, वो सोच समझ कर लगी है कि भाई लिस्टिंग कैसी होगी, उन्हें पता है। प्रकाश ने खरीदा भी तीसरा दिन होगा आज। तेजस तो ठीक है, मतलब वो तो ठीक है। तो इसमें भी सेम सिचुएशन वही है। अच्छा, एयू स्मॉल के बारे में इसके एक बार एरिस की बात कर लें। एरिस में सिंपल फिर वही फॉर्मूला रखना चाहिए। इशू प्राइस जो भी है वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रखें, ताकि कैपिटल लॉस ना हो। और कम लिस्टिंग वाले, कम भरे हुए इशू में कई बार अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाते हैं, अगर वो मिले तो उसका फायदा उठाएं लोग, सिंपल। और स्मॉल फाइनेंस अब क्या करना चाहिए इसमें? कल बड़ा ठंडा सा रिस्पांस मिला। इट्स टू एक्सपेंसिव। मतलब 10,000 11,000 करोड़ की मार्केट कैप वाला बिजनेस है। व्हीकल फाइनेंस 50% पोर्टफोलियो, साउथ इंडियन बैंक आपको उसके आगे 3,800 करोड़ में मिल रही है। अवॉइड है। लेकिन प्रॉब्लम इसकी वैसी ही है जो आरबीएल बैंक की है, क्योंकि जब आरबीएल बैंक का इशू आया था तब कर्नाटक बैंक के साथ लोगों ने कंपेयर किया, बड़ा महंगा लगता था। नहीं, आरबीएल बैंक की स्ट्रेंथ वैसे सेम इसको आप नहीं, आई डोंट थिंक इसकी इतनी स्ट्रेंथ है। वो एक अटैचमेंट है, जयपुर का है, तो हो सकता है। अच्छा, जयपुर की है। बट पॉइंट इज कि जो आरबीएल बैंक की स्ट्रेंथ थी, जो पुराने रत्नाकर आरबीएल बैंक से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, उस वजह से। हाँ, तो वो अपॉर्चुनिटी आरबीएल बैंक में थी मिसमैच की। यहाँ पे अभी तक ऐसा नहीं लगा। एंकर बुक बड़ी इंप्रेसिव नो डाउट है। वो इसलिए है कि सेकेंडरी में वो नहीं ले पाते थे, एफआई लिमिट्स जल्दी वो हो जाती है उसकी वजह से, इसलिए शायद हो सकता है लोगों ने लॉक किया है। बट आई वुड नॉट रश फॉर इट। चलिए, प्री ओपनिंग ट्रेड्स सेटल हो रहे हैं, खुल गए हैं। 9,500 के आसपास निफ्टी खुलने की संकेत दे रहा है। 14 अंक की बढ़त, और सेंसेक्स देखिए करीब करीब 70 अंक ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ। टीसीएस जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। एसबीआई में आज फिर थोड़ी कमजोरी हो सकती है, ये अभी ट्रेड सेटल होंगे। ओएनजीसी, गेल, ऑयल एंड गैस पॉकेट पर रखिएगा नजर। सरकार वापस से नए ऑक्शन भी करने वाली है ब्लॉक्स के, तो ऑफशोर कंपनियों में भी तेजी देखने को मिलेगी। वेदांता जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। 290 का टारगेट मॉर्गन स्टैनले ने दिया है, तो आज स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर। और बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं। दिवान साहब, आप कह रहे थे कि ये पॉकेट पर आप काफी बुलिश हैं, क्या होगा? इसमें क्या हो रहा है, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये होगा कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन जैसे जैसे गहराएगा तो वर्किंग कैपिटल शॉर्टेजेस होंगी। लोगों को पैसे आते हुए, वेंडर्स ने टैक्स नहीं भरा तो इनको भी नहीं टैक्स क्रेडिट्स मिलेंगे। तो ये जो सारा बड़ी कंपनीज में तो इनफैक्ट ऑलरेडी चिंताएं शुरू हुई हैं कि अगर उनके वेंडर्स कंप्लायंट नहीं है, वो जीएसटी की तरफ इम्प्लीमेंटेशन में अगर नहीं सक्सेसफुल रहते या टाइम लगाते हैं, तो वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स आईसीआईसीआई बैंक है, येस बैंक है, इस टाइप की जो कोटक बैंक है, इनके बहुत ही बढ़िया हैं एज कम्पेयर टू पीएसयू बैंक, जो ओडी सीसी वाले जो प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो ये सडनली आपको क्रेडिट ग्रोथ इसमें बड़ा ल्यूक्रेटिव मिल जाएगा इन बैंक्स को, जिससे निम्स जो है वापस पुराने जो 2 साल पहले थे उस रेंज में आने की। तो आईसीआईसीआई आई थिंक इज अ वंडरफुल पिक। हर चीज उसमें डिस्काउंटेड है, उसका लोम्बार्ड प्रू सब चीज का जो अगर आप इम्प्लीमेंट वैल्यूएशन भी उसमें डालें, तो आई थिंक एट द करंट लेवल्स इट्स स्लाइटली अंडर वैल्यू। तो अभी जो हम एक फॉर्मूला की बात कर रहे थे कि अगर जैसे सारे टेस्ट के दाम सेम हो जाए तो लोग ज़्यादा जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं वहाँ पर जाएंगे। सेम अगर सारे होम लोन्स की, पर्सनल लोन्स की, कार लोन्स की रेट सेम हो जाएं तो लोग शायद होम लोन्स में फिर एचडीएफसी से ही लेना पसंद करेंगे या दूसरे पर्सनल लोन आईसीआईसीआई बैंक से लेना पसंद करेंगे। ये फॉर्मूला वहाँ फिट होगा। लेकिन एक और स्टॉक जो एक्शन में रहेगा, आरसीएफ
आज यहाँ पर ऑफर फॉर सेल खुल रहा है बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल के लिए कल होगा, और 74 रुपये 25 पैसे ये है फ्लोर प्राइस इस ऑफर फॉर सेल की। सरकार हिस्सेदारी अपनी बेच रही है 5%। रजिस्टर बताएं आरसीएफ क्या करना चाहिए, किन लेवल्स पर आए तो सेकेंडरी मार्केट में स्क्रीन पर खरीदारी कर लेनी चाहिए? देखिए कल नीचे खुल के 80 रुपये के आसपास में बंद दिया था और ये सिग्नल दे रहा है कि एक बार शॉर्ट टर्म रिवर्सल होने की गुंजाइश है, तो ऊपर में 85 रुपये का टारगेट आप मान के चल सकते और इसमें कोई पोजीशन लेंगे तो 77.80 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट 85 के ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि उस लेवल पे कुछ सप्लाई प्रेशर आ सकता है। चलिए, तो ये रहा है आरसीएफ पर कोई फंडामेंटल व्यू, क्योंकि मुझे याद है कुछ दिनों पहले 100 का लेवल स्टॉक ने दिखाया 99 समथिंग, और उसके बाद ये करेक्ट हो गया। लगता है किसी को पता था कि ओएफएस आने वाला है। ये अब क्या करना चाहिए जिनके पास है? देखिए शेयर तो अच्छा है, अब क्या करें? डिलीवरी जिनके पास है क्या करना? ये जो इम्पैक्ट आज आपको दिख रहा है, जो 4-5 रुपए घट रहा है, ये इसी उसमें घट रहा है। लोग सोच रहे हैं मेरे पास है तो मैं दे दूंगा और कल 5% डिस्काउंट पे ले लूंगा। ठीक बात है, जो हो मुश्किल है होना, ये एक मैथमेटिकल अपॉर्चुनिटी लगती है बट होता नहीं है। तो आई थिंक इंट्रिंसिकली द शेयर इज वेरी स्ट्रांग, बिजनेस इज वेरी स्ट्रांग। और पिछले साल इस पे हम लोग का कॉल था 45 रुपीज पे, एक बार डिस्कस भी हमने किया हुआ है। और इसमें अभी तो ये डाइवेस्टमेंट होने के बाद जो रियल एस्टेट अनलॉकिंग आएगी, काफी चीजें हैं, फर्टिलाइजर्स, ओवरऑल जो चेंज जो आ रहा है डीबीटी की वजह से, उस सबका फायदा होगा। तो नए शेयर ओएफएस में रिटेल के लिए जब कल खुले, आज फ्लोर प्राइस के बाद इंस्टीट्यूशनल की प्राइस आ जाए, फिर कल खरीदना चाहिए। बिल्कुल खरीदना चाहिए, बेचना तो नहीं। जो एग्जिस्टिंग उसको बेच के आप सोचें हम ले लेंगे, तो ऐसा मत सोचिए। सीमेंट स्टॉक्स पर राय लेना चाहूंगा नितिन आपसे। अल्ट्राटेक पर आज रिपोर्ट भी आई है सीएलएसए की तरफ से, 4575 का उनका लक्ष्य है। साथ ही इंडिया सीमेंट जो कल बड़ी अच्छी खासी गिरावट दिखाता हुआ नजर आया, कल परसों 2 दिनों में अच्छी कमजोरी भी हुई, तेजी की पोजीशन काफी बनी हुई थी। देखिए मिड कैप या दिग्गज सीमेंट शेयरों में कुछ पसंद है आपको खरीदारी करने के लिए आज से? देखिए जी, सीमेंट शेयर में रोलोवर्स ठीक हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन होने के बाद सारे के सारे सीमेंट स्टॉक सपोर्ट पे हैं। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट भी अपने सपोर्ट पे है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक आना चाहिए। बट अगर पूरे सीमेंट में देखें तो ग्रासिम, जिसका आदित्य बिरला नोवो के साथ मर्जर भी है, उसका डिसीजन, उसकी लास्ट डेट 5 या 6 जुलाई के आसपास है, बट उसमें मोमेंटम बहुत अच्छा है और लास्ट 3-4 दिनों से काफी रेगुलर ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ग्रासिम में एक मोमेंटम आज भी बन सकता है क्योंकि एक्सपायरी है, तो मैं समझ रहा हूँ इसमें 1230-1240 के टारगेट काफी शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट और सारे सीमेंट्स में अच्छे लग रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस करीब 3930 का बनता है और ऊपर टारगेट करीब 4100 के आसपास का बनता है। चलिए, तो ये रहा है ग्रासिम अल्ट्राटेक पर। लेकिन एयर इंडिया, ये एक बड़ा फैसला लिया है दीवान साहब कल सरकार ने कि विनिवेश होगा, और हमने 15 दिन पहले बताया भी था कि ये हो सकता है। इसके चलते एविएशन सेक्टर पर कोई व्यू चेंज हो रहा है? क्योंकि कल हम देख रहे थे ये शेयर भाग रहे थे, सारे के सारे एविएशन शेयर देखे दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर बंद हुए। पता चल रहा था लोगों को कि भाई कैबिनेट की बैठक में फैसला निकल कर आ सकता है। इस सेक्टर के लिए कैसा माना जाएगा इसे, और इस पर आपका क्या व्यू है? सो एक जो शॉर्ट टर्म इन द सेंस अगले 6 से 12 महीने में एक चीज जो प्राइवेट एयरलाइंस के लिए फायदे रूप हो सकती है वो ये है कि मार्केट शेयर शिफ्ट होगा। जब एयर इंडिया में अगर आपने डाइवेस्टमेंट अनाउंस कर दिया है, लोगों को पता है कि अब जो मालिकी है वो चेंज होने वाली है, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू कम्पीट एज मच। जो पहले थोड़ा बहुत करते थे वो भी नहीं होगा। तो मार्केट शेयर इंडिगो और जेट और इन सबको काफी वो होगा। स्पाइस को इतना इसका इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि सेगमेंट्स अलग हैं। पर एयर इंडिया जेट के हेड टू हेड कंपटीशन में रहता है इन टर्म्स ऑफ फेयर्स एंड डिस्ट्रिक्ट। सो आई थिंक जेट विल गेट मार्केट शेयर इंक्रीमेंटली फ्रॉम दिस। और उसके बाद इम्पैक्ट होगा कंपटीशन, कौन लेता है तो कंपटीशन वापस बढ़ेगा। टाटा का नाम आ रहा है, चल रहा है। हाँ, टाटा का नाम तो आ रहा है, वो हिस्टोरिक कनेक्शन जो रहा है उसमें, बट अब वो किस लागत में मिलता है और कैसे, क्योंकि टाटा के हर एक्विजिशन में बहुत कोई कामयाबी रही हो ऐसा नहीं है। सही बात है। और काफी समय लग जाता है बड़े एक्विजिशंस को। लेकिन मौजूदा प्लेयर्स के लिए जो भी ले कंपटीशन तो बढ़ेगा, क्योंकि इन तीनों में से तो कोई लेने वाला नहीं। बढ़ेगा तब स्टॉक पे असर आएगा, अभी तो फायदा ही होगा। चलिए, लेकिन कई सारे ऐसे रूट्स हैं जहां पर एयर इंडिया को मजबूरी में सरकारी एयरलाइंस होने की वजह से विमान उड़ाने पड़ते हैं, वो बंद होंगे। अल्टीमेटली कंपटीशन बढ़ेगा एविएशन सेक्टर में, ये बात तय है। चलिए अब देख लेते हैं आज के स्टॉक 2020 के मैच का अपडेट। देख लेते हैं कौन से हैं वो 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए।
मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, फिर से 10 के 10 बल्लेबाजों पर ही भरोसा किया है। ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, ड्यूक्स ऑफशोर, सीमैक जैसी कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी क्योंकि सरकार अब नई सिरे से ऑक्शनिंग करने वाली है ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स की, जिसके चलते इन कंपनियों को आगे चलकर ज्यादा कारोबार मिलेगा। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ISMT और जिंदल 100 जैसी 100 पाइप बनाने वाली कंपनियों में भी अच्छी रैली देखी जा सकती है क्योंकि ये पाइप्स भी दरअसल ड्रिलिंग के काम में आते हैं। तनेजा एरोस्पेस में अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। पटेल इंटीग्रेटेड, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, गति में भी अच्छी रैली देखी जा सकती है क्योंकि कल संसद रात को 12 बजे चलेगा और वहां पर GST का एक नया समारोह होने वाला है। 1 जुलाई से GST लागू होगा और लॉजिस्टिक्स पैक फिर आज और कल फोकस में रहने वाले हैं। खरीदारी पे ही पूरा फोकस है और खबरों के आधार पे सिलेक्टर्स ने चुना है। एमटेक ऑटो में कई बायर्स आ गए। शिवा सीमेंट में JSW स्टील ने खरीदा। जिंदल ड्रिलिंग, डॉल्फिन ऑफशोर, अबन ऑफशोर, नई पॉलिसी के तहत इनको बड़ा फायदा होगा। IGL का कारोबार बढ़ाने की सरकार मंशा रखती है। 2 कॉपर कंपनी आर्कोटेक, हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी करिए। JP इंफ्रा और सुप्रीम इंफ्रा में खरीदारी करिए क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी तेजी बन सकती है। तमाम सारी पॉजिटिव खबरें इन स्टॉक्स के लिए। एक और स्टॉक जहां पर कल अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला वो है दरअसल आइशर। और आज देखिए HSBC ने जो टारगेट दिया है वो गजब का है। हर्षदा कुछ देर पहले जुड़ी थी, बता रही थी 26,400 से लक्ष्य बढ़ाकर 30,500 का कर दिया है। आइशर मोटर, रजत जी चार्ट देखकर बताइए कैसा लगता है आपको ये स्टॉक का, क्या व्यू बन रहा है? देखिए टेक्निकली स्पीकिंग ऊपर की तरफ टारगेट 30,000 पहुंच ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले ही 29,500 तो पहुंचा था, तो 30,000 का जो बात हो रहा है वहां तक पहुंचने में उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको अभी फिलहाल जो 13 डे मूविंग एवरेज है वो 27,925 के आसपास है, वो पार करने के बाद में मोमेंटम आएगा और 29,000 से 29,500 के बीच में फिर से कुछ बिकवाली आ सकता है। ये अपना 89 डेज मूविंग एवरेज पे कल सपोर्ट लेके कुछ ऊंचाई पे बंद किया है। हमको लगता है इसी लेवल पे एक्चुअली खरीदारी करना चाहिए एंड दिस इज वन स्टॉक यू कैन वेट फॉर द लॉन्ग टर्म विदाउट मच अडू। ओके, एक और स्पेस जिस पर हम काफ़ी टाइम से बिकवाली की राय दे रहे हैं वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर। और लोग काफ़ी सरप्राइज हो रहे हैं कि डॉलर कमज़ोर है, यानी रुपया मजबूत है, क्रूड के दाम नीचे है, फिर ये शेयर क्यों गिरने चाहिए। अब देखिए फाइनली IOC 440-50 से गिरकर 400 के नीचे आ गया। अब फाइनली आज रिपोर्ट एक और आई है इंटरेस्टिंग, वो है CLSA की, और वो कह रहे हैं कि 10-12% गिरने के बावजूद HP, BP, IOC यहाँ से कमज़ोर दिखते हैं। फिलहाल कोई वजह नहीं कि आप बॉटम फिशिंग करें, इन लेवल्स पर खरीदें। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए कल से थोड़े संकेत आए हैं रिकवरी के निचले स्तरों से। नितिन ये बताइए, HP, BP, IOC खरीदने का आपका इरादा है शॉर्ट कवरिंग के चलते हैं या कोई स्टॉक जो आपको ऊपर के लेवल पर फिर से शॉर्ट करना जमता है? देखिए जी, IOC, BPCL, HPCL तीनों में जो बाउंस है लास्ट कल का, उसमें थोड़ा सा केवल शॉर्ट कवरिंग है क्योंकि इसके रोलोवर्स डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि जो शॉर्ट रोलोवर्स इसमें है, शॉर्ट पोजीशन पिछली एक्सपायरी में बनी थी वो पूरी की पूरी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। वो ऐसे है कि इसमें पिछली एक्सपायरी में रोलोवर्स 81% होके आए थे अप्रोक्सीमेटली। आप IOC की बात कर रहा हूं जो अभी तक 75% रोलोवर हो चुके हैं। वहीं BPCL और HPCL में जो एवरेज रोलोवर्स होते हैं उतने अप्रोक्सीमेटली रोलोवर्स कल तक हो चुके हैं, यानी कि काफी हद तक पोजीशंस कैरी हो रही है अगले महीने में। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी शॉर्ट पोजीशन इसमें कैरी हो रही है, तो बाउंस बैक में हमें बाय अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए। थोड़ा बाउंस करे तो जिनकी बाइंग पोजीशन फंसी है उनको एक बार ऑयल मार्केटिंग कंपनी से एग्जिट करना चाहिए। चलिए, तो हाल में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से निकलना चाहिए। इस बार के जो तिमाही नतीजे हैं वो कमजोर आ सकते हैं, ये चर्चा बाजार में चल रही है। कल थोड़ी रिकवरी आई क्योंकि एक फॉरेन ब्रोकरेज बुलिश है और आज देखिए फिर एक और फॉरेन ब्रोकरेज की हाउस बेरिश साइड पर आती हुई। कुछ और स्टॉक्स जहां पर नजर होनी चाहिए, अल्ट्राटेक सीमेंट, इस पर नजर रखिएगा। आइशर, वोल्टास पर भी काफी दिनों बाद हम देख रहे हैं एक अच्छी रिपोर्ट आई है। 322 से लक्ष्य बढ़ाकर 485 कर दिया। बागले साहब, वोल्टास चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? हो गया करेक्शन पूरा? हाँ, लगता है 480 के बाद जो करेक्शन आया 440 का मुझे लगता है बॉटम होना चाहिए और बाउंस बैक आई डोंट नो वेदर 480 इमीडिएटली जाएगा बट एटलीस्ट 460-65 तक जा सकता है। सो ये लेवल पे तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव रहेगा। शिवा सीमेंट, इसके चार्ट्स देखिए रजत सर, क्या कोई यहाँ पर एक्शन दिखता है? कल 25 लाख शेयरों की खरीदारी की है JSW सीमेंट ने और 21 रुपये 25 पैसे में उन्होंने स्टेक बढ़ाई है।
स्टॉक 2270 पर बंद हुआ है, कितना ऊपर जा सकता है? क्या कहीं आज ऊपर सर्किट तो ना खुल जाए कहीं? ये बॉम्बे में है ना सिर्फ? हाँ, बीएससी पर बिल्कुल। हाँ, अच्छा, आप बॉम्बे कहते हैं। अच्छा। ओ सॉरी, मुंबई बोलना चाहिए, पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। जी बताएं। देखिए, ये 22 रुपया 40 पैसा का एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस 2 बार काम किया है, वही अभी नज़र पे रखना चाहिए। उसको पार कर जाए तो फिर 24.25 तक तो मिनिमम चलना चाहिए, अच्छी मूवमेंट देगा। आज आप जैसा कह रहे हैं कि सर्किट लग के खुलेगा तो 22 रुपया 40 पैसा तो क्रॉस हो ही जाएगा। इसका चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, कुछ दिनों पहले 89 डे पे सपोर्ट लिया है, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है पिछले 1 साल से ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है, तो इस लेवल पे खरीदारी में कोई हर्जा नहीं है। ओके, चलिए, तो इस शेयर पर रखिएगा नज़र। आईजीएल जैसे स्टॉक्स, पेट्रोनेट, एलएनजी जैसे स्टॉक्स पर आपका नज़र होनी चाहिए। एक बार बता देता हूँ, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकाश दीवान जी का टॉप ट्रेडिंग आइडिया है। वेदांता में तेजी की राय बागले साहब ने कही है। भारतीय एयरटेल भी उनका कंडीशनल बाय है, और टेक महिंद्रा में भी उनको लगता है तेजी हो सकती है। पिडलाइट में लेकिन बिकवाली की राय। नितिन मुरारका जी को टाटा स्टील पसंद है, और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पर भी उनकी राय है। और रजत जी कह रहे हैं कि सीएट खरीदिए, आरकॉम बेचिए। तो ये हैं हमारे एक्सपर्ट्स के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल, और चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। और प्री ओपनिंग सेशन से संकेत मजबूती के हैं, जहां रुपया 8 पैसे की मजबूती के साथ खुला। वहीं 75 अंक ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स, 31 अंकों की मजबूती निफ्टी पर 9525, जो कल के हाईज लेवल है 9522, एग्जैक्टली वहीं पर खुलता हुआ दिख रहा है बाजार कल के हाईज पर। उसके बाद देखना होगा बाजार में क्या कुछ और एक्शन तेजी की तरफ बढ़ता है। बैंक निफ्टी ये खुल रहा है 75 अंक ऊपर 23,312 के आसपास, और ये भी कल के हाई लेवल के आसपास ही खुलता हुआ दिख रहा है, जो कि 23,322 का था। मिड कैप इंडेक्स में अब भी आधा % की मजबूती नजर आ रही, तो मिड कैप इंडेक्स से लीडरशिप आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। 560 शेयर प्री ओपनिंग सेशन में हरे निशान में खुलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। वहीं 100 शेयर नुकसान के साथ, तो खरीदारी का माहौल रहेगा बरकरार, कम से कम शुरुआती टिक पर तो साफ तौर पर यही संकेत आते दिख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की पारी की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूत शुरुआत भारतीय बाजारों के 75 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलता हुआ दिख रहा है। 40 अंकों की मजबूती निफ्टी पर होती हुई दिख रही है। बेहतरीन तेजी 9525 के पार खुलता हुआ निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स आधा % मजबूत, इन कहीं से बेहतर। अब निफ्टी की मजबूती और बेहतर होती हुई दिख रही है। 45 अंक निफ्टी मजबूत होता हुआ दिख रहा है, और सेंचुरी मारने के मूड में आता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स 90 अंकों की तेजी के साथ यहां पर शुरुआत होती दिख रही है। 85 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में आपको नजर आएगी, 1/3% मजबूत है, और 100 अंकों पर अब हो चुका है सेंसेक्स। तो दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों की। कहां से आ रही है तेजी? आज का टॉप गेनर है एक्सिस बैंक, 1.5% मजबूत। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 1.5% की मजबूती। मेटल से मजबूत वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील, तीनों ही निफ्टी के दिग्गज आज हरे निशान के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, और उनके पीछे ऑटो स्टॉक, टाटा डीवीआर, आईशर मोटर्स, ये हरे निशान के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। कमजोर क्या है? कोई खास नहीं, ज्यादातर शेयरों में मजबूती के साथ दमदार कारोबार होता हुआ दिख रहा। आइए वायदा कारोबार के शेयरों पर बता दूं आपको। जेपी एसोसिएट यहां पर आज फिर से कल की कमजोरी के बाद रिकवरी लौटती हुई दिख रही है, और 4-5% की मजबूती आपको जेपी एसोसिएट में नजर आएगी। यहां पर तेज दमदार शुरुआत होती दिख रही है। शिवा सीमेंट 16% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, यहां पर दमदार तेजी के साथ शुरुआत होती दिख रही है। आरसीएफ 4.5% कमजोर है, ऑफर फॉर सेल खुला है आज, लेकिन बाजार की मजबूती जबरदस्त। 140 अंक ऊपर सेंसेक्स, निफ्टी आधा % ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 2/3% ऊपर, और बैंक निफ्टी कल के हाईज को पार करता हुआ 23,350 के पार 100 पॉइंट ऊपर है। बिल्कुल, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जिसके चलते बैंक निफ्टी में तेजी है, जिसके चलते बाजार में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक देखिए दमदार तेजी दिखाते हुए। आज आईटी दिग्गज इन्फोसिस भी मजबूत है, तो अलग अलग सेक्टर्स के दिग्गज प्रदर्शन बढ़िया दिखा रहे हैं। हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स, वेदांता जैसे शेयर देखिए मेटल माइनिंग स्पेस के अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। जेपी इंफ्रा ये एक और ऐसा स्टॉक है, जेपी एसोसिएट्स के अलावा पूरा का पूरा जेपी पैक फोकस में आता हुआ दिख रहा है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और बाकी सारे लॉजिस्टिक्स शेयर भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहे हैं, गति में भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है। और ऑफशोर कंपनियां, जैसा कि आपको 2020 में बताया गया था, आप देखिए जिंदल ड्रिलिंग, अबान ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर, सीमैक, एचओईसी, ये पूरा पॉकेट बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है 7 साल के बाद अब वापस से ऑयल एंड गैस के ब्लॉक्स का ऑक्शन होगा, तो ये वो सेक्टर है जो बहुत ही मजबूती के साथ खुला है और तेजी को और बढ़ाता हुआ इस समय नजर आ रहा है। तो छोटे मझौले शेयरों में तेजी ज्यादा नजर आ रही है।
0.5% ऊपर देखिए मिड कैप इंडेक्स है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो गेस व्हाट, एक गिरने वाले शेयर के सामने हैं 6 बढ़ने वाले शेयर। तो मिड कैप ने वापस से बढ़िया कमबैक दिखाया। बिल्कुल, और शानदार तेजी यहाँ पर होती हुई दिख रही, कल की तेजी और आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि देखिए तेजी की लीडरशिप सबसे पहले मिड कैप से आएगी, फिर बैंक निफ्टी से, और उसके बाद निफ्टी और दिग्गज शेयर चलेंगे। एग्जैक्टली वैसा होता दिख रहा है। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद देखिए 925 शेयर मजबूत है, और कमजोर शेयरों की तादाद सिर्फ 150 के आसपास। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि इस तरह से ब्रॉडर मार्केट में दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है। पहला सवाल नितिन जी आपसे, 9536 ये है निफ्टी की ओपनिंग इस वक्त जो स्टेबल होती हुई दिख रही है शुरुआती 3 मिनटों के बाद। इस लेवल पर ट्रेड क्या होगा इंट्राडे के लिए, एक्सपायरी के लिए आज से? जी मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार 9550 की कॉल ऑप्शन में बाय अटेम्प्ट लेना चाहिए, या फिर निफ्टी फ्यूचर्स में भी बाय अटेम्प्ट लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो 9520 का लेवल है फ्यूचर्स के हिसाब से अभी 9547 के आसपास है, यानी 25 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रख के हम बाय करेंगे। और मुझे उम्मीद लग रहा है कि 9580 से लेके 9590 की तरफ निफ्टी मूव कर सकती है। वीडियोकॉन में कुछ ब्लॉक्स हुए हैं, कभी करीब 1.5% के आसपास हिस्सेदारी बदली है। कल भी आपको याद होगा वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज में ब्लॉक डील्स हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईशर मोटर में बड़े ब्लॉक्स होते हुए दिख रहे हैं। और आप देखिए 27,444 के भाव पर ये ब्लॉक्स होते हुए दिख रहे हैं। प्रकाश जी आप काफी बुलिश है इस स्टॉक पर। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि जो टारगेट्स उनको नजर आ रहे हैं वो 30,500 के आ रहे हैं। सो विच इज व्हाट 10% फ्रॉम करंट लेवल्स, तो मतलब कोई बहुत ऐसा तोड़-फोड़ चीज तो नहीं है। इंटरेस्टिंगली इस कंपनी की प्रोफाइल आपको अगले 1-2 साल में चेंज होती हुई दिखेगी, जो प्राइस राइज को सपोर्ट करेगी। और संक्षेप में ये बताना चाहूंगा कि आज इसको हम रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट लीडरशिप की वजह से इतना सराहते हैं। अब इस कंपनी ने जो जेवी पोलारिस कंपनी के साथ किया है वो छोटे पिकअप व्हीकल्स भी बनाने लगेंगे, ओके, विच आर वेरी सक्सेसफुल। और जीएसटी के आने के बाद जो पैटर्न लॉजिस्टिक्स का वो ये है कि एक बड़ी आपका वेयर हाउस रहेगा और वहां से हर रिटेलर के पास आप छोटे छोटे व्हीकल्स में ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन चेंज होगा उसमें इनको काफी अच्छा फायदा होगा। और रॉयल एनफील्ड तो ऑफकोर्स है ही है एवरग्रीन प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये स्टॉक की मोमेंटम अर्निंग्स की जो है वो बरकरार रहेगी। जबरदस्त तेजी के साथ स्टॉक देखिए 1% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, रोल ओवर्स भी अच्छे हैं। आईशर के लिए टेक्निकल टारगेट्स वागले साहब आपकी क्या है? काफी बड़े ट्रेड्स होते दिख रहे हैं। अनिल जी मुझे तो 32,000 के का व्यू है, लेकिन ये ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू नहीं है, ये ना अच्छा यार, रोज एक दिन में बढ़ना भी नहीं चाहिए ना 32,000। हाँ तो ये मतलब, और ये ट्रेडिंग स्टॉक है भी नहीं। सही बात है। हेमंत डेली बाइक वैसे चलाता नहीं है हाँ लेके रखी हुई है। सो होल्ड करे और 3 से 6 महीने में आपको 20, 25, 30 तक का ये दे सकता है। एक और स्टॉक आरबीएल बैंक कल भी यहाँ पर एक्शन में आता हुआ दिखा था। नितिन जी आप अपनी राय दें आरबीएल बैंक पर। स्टॉक 0.5% मजबूत है, लेकिन देखिए जहां खुला वहां से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट करंट सीरीज में भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 3% के आसपास का इजाफा मैं इस वक्त ओपन इंटरेस्ट में देख सकता हूं। और थोड़ी बहुत यहाँ पर अच्छा रोल ओवर्स देखिए, मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट रोल ओवर वाला स्टॉक है ये, 81% रोल ओवर मुझे नजर आ रहे हैं आरबीएल बैंक में। यानी कि इसका मतलब क्लियर कट है कि अगली सीरीज को लेकर लोग कितने बुलिश हैं आरबीएल बैंक पर। अगर इतने दमदार रोल ओवर्स आज सुबह सुबह हो चुके हैं, अभी तो पूरा दिन बाकी है। नितिन जी क्या तेजी की पोजीशन बनाई जाए इस सीरीज में, अगली सीरीज में? देखिए जी अगली सीरीज में तेजी की पोजीशन बिल्कुल बनानी चाहिए। आप रोलोवर्स की फिगर इतनी ज्यादा इसलिए देख रहे हैं कि ये एकदम सपोर्ट के आसपास लास्ट 8-10 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और इस लेवल पे लॉन्ग अनवाइंडिंग वाइबल नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आरबीएल बैंक, जिसका स्टॉप लॉस 500 रुपया बनता है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। और मुझे लग रहा है 540 से 550 का टारगेट आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में दे सकता है। इसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक में भी थोड़ा ब्रेकआउट जैसा हो रहा है और उसमें रोलोवर्स का डेटा काफी अच्छा है कंपेयर टू लास्ट 3 एक्सपायरीज। डेटा अभी तक जो है वो बेटर है। तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक हेवी वेट में और आरबीएल बैंक दोनों अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। चलिए तो नजर रखिएगा इन दोनों ही बैंक्स पर, बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने वाले बैंक्स होने वाले हैं ये। ऑफशोर कंपनियों की तो तेजी और बढ़ती जा रही है, डॉल्फिन ऑफशोर, अबान ऑफशोर आप देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। टाटा ग्रुप की कंपनियां टिन प्लेट जैसी देखिए यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। ध्यान रखिएगा आप लंदन में
टाटा समूह की बोर्ड मीटिंग चल रही है और शुक्रवार तक ये चलने वाली है और टाटा समूह बेहतरीन प्रदर्शन इस बोर्ड मीटिंग से पहले दिखाता हुआ। टाटा मोटर्स में भी तेजी है, टाटा मोटर्स का डीवीआर भी देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी इसने दरअसल बाजार को संभालने का आज काम किया है। बेहतरीन तेजी, 0.5% की मजबूती यहां पर देखने को आज मिलती हुई नजर आ रही है। लगता है कि अब एक्सपायरी 9,500 के ऊपर हो जाएगी या आराम से आज तो सेकंड हाफ में यूरोप के मार्केट भी दमदार खुलने वाले हैं। हाँ, खुलने तो चाहिए। खाली एक ही डर है कि कहीं ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन उससे पहले अगर हम 9,550 9,575 की रेंज में पहुंच जाएं तो बड़े सेफ हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद अगर समझिए आखिरी घंटे में प्रॉफिट बुकिंग आ भी गई तब भी आप 9,500 को तोड़ेंगे नहीं। तो अभी तक तो जिस तरह की मजबूती दिख रही है उसको देखकर लगता है 9,500 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए। और बैंक्स जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, एक और स्टॉक, एक्चुअली मेटल्स की हम बात कर रहे थे, मेटल्स बड़े मजबूत है, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता। एक और मेटल स्टॉक जो बैन में नहीं है, जनरली बैन में रहता है लेकिन इतना एक्शन में आया नहीं, जिंदाल स्टील एंड पावर। कल काफ़ी एक्शन दिखा था इस स्टॉक में, आज हालांकि सबड्यूड है। प्रकाश, आपकी लिस्ट पे है ये खरीदारी करने के लिए आज से 120 रुपए पर? काफ़ी समय से, पिछली बार भी जब 3 हफ्ते पहले हमने देखा था इसे 121-22 से जो 127-28 के जोन जो क्रॉस किया। एक लॉजिक बहुत सिंपल है जी, आप हाइड्रोकार्बन सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फ्लाईओवर ये वो सब बना रहे हैं। अब स्टील की लागत तो वहाँ सब जगह लगनी ही लगनी। अब जो कंपनी की कैपेसिटीज अच्छी हैं और लिंकेजेस आयरन ओर का है, उनके लिए इंटीग्रेटेड प्लेयर्स जो कहते हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया, JSW हो गया, JSPL हो गया, वहाँ पे आपको एफिशिएंसीज बहुत बढ़िया होंगी अगर मार्केट साथ देगा। इनका मतलब प्रोडक्ट की डिमांड अगर बढ़ेगी तो आई डोंट सी एनी रीजन जब ये 135-140 क्यों नहीं हो सकता 2-3 क्वार्टर में। तो अभी इसका बेस अच्छा है, कंसोलिडेशन बहुत अच्छा हो गया, इसमें सप्लाई भी नहीं है ज़्यादा आएगी अब इस लेवल के अलावा। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल पिक अगर कोई सेक्टर चाहे, क्योंकि टाटा स्टील थोड़ा महंगा हो चुका है, आप इसमें एंट्री लेके इस सेक्टर को राइड कर सकते हैं। केयर में आप देखिए कुछ हिस्सेदारी बदली है। मुझे याद आ रहा है कि शायद कैनरा बैंक हिस्सेदारी बेचना चाहता था केयर में, लगता है शायद वही ब्लॉक्स हो सकते हैं, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन केयर की हिस्सेदारी मुझे याद आ रहा है कुछ दिनों पहले चर्चा चल रही थी कि कैनरा बैंक बेचना चाहता था और नॉन कोर एसेट्स को बेचना चाहते थे। हमने आपको टॉप 5 में ये बताई थी खबर, और आप देखिए केयर का स्टॉक भी फोकस में आता हुआ। कैनरा बैंक को भी लाते हैं और उसको भी नज़र डालते हैं, देखते हैं वहाँ पर भी क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। इन दोनों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अब जब खबर आएगी कि दरअसल क्या कैनरा बैंक ने ही बेची है और किसने खरीदी है, तो ज़्यादा ये देखिए कैनरा बैंक केयर में हिस्सा बेचकर बाहर हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। ये अभी ये चर्चा चल रही थी बाजार में कि ये डील हो सकती है आज, तो ये एक और ब्लॉक जो होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही चलिए एक बार कैनरा बैंक और केयर पर राय ले लेते हैं। सर, चार्ट्स आपको इन दोनों के कैसे लगते हैं? रेटिंग एजेंसी है, हिस्सेदारी बेची है, इनको पैसे की ज़रूरत थी, अगर ये खबर ऐसी ही सही है तो फिर कैनरा बैंक में तेजी होनी चाहिए। क्या आपको चार्ट्स पर नज़र आ रही है या थक रहा है ये चार्ट? हेमंत, आज जो मूव है कैनरा बैंक पे वो थोड़ी सी मतलब मैं समझता हूँ बाउंस बैक है। करंटली 330 है, 333 334 तक जा सकता है, बट मैं उसमें बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। ऊपर में ये थक सकता है। अब केयर की बात करें तो उसमें मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, और अगर ये लेवल सस्टेन होते हैं स्पेसिफिकली 1550 के ऊपर, जो कि दूर है, शायद आज नहीं हो 1-2 दिन में हो, तो एक लंबी मूव मतलब 16.5 तक 100 पॉइंट की मूव की शुरुआत हो सकती है। तो ये लेवल पे, और वैसे ये ट्रेडिंग स्टॉक है नहीं, इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है। हाँ, तो आपको अभी भी लेना है तो एक 70 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करें, 150-200 रुपए का पोजिशनल व्यू बनता है। एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन आता दिखा रहा है वो है पीवीआर के शेयर पर नजर रखिए। पिछले 2-3 दिनों में मेरे ख्याल से अच्छा करेक्ट हुआ। ट्यूबलाइट जली नहीं, ट्यूबलाइट जली नहीं, तो 150 से 160 रुपए घुस गए इसमें 2 दिन। हाँ, तो अभी आज देखिए, और ये एक्शन जो हो रहा है पूरा का पूरा अगली सीरीज, इसका जुलाई का फ्यूचर दिखाइए। जुलाई के महीने में मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आज सुबह अगर कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है तो वो पीवीआर में 11% के आसपास का, 10 से 11%। जुलाई का फ्यूचर दिखाइए, 10 से 11% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 2.5% से ज़्यादा की तेजी पीवीआर में जुलाई के फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्लियर कट है कि
एक फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चलने से लोगों को फर्क नहीं पड़ता। मतलब CLSA वगैरह काफी बड़े टारगेट हैं इस स्टॉक पर। मुझे ऐसा लगता है जो लोग फिल्म देखकर आए, गुस्से में आए, उन्होंने PVR बेच दिया। बोले यार ये तो बड़ा टाइम खराब हुआ है मूवी में, लेकिन ऐसा नहीं है यार, ये एक हफ्ते बाद अब दूसरी फिल्में आएंगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा थोड़ी ना कि एक फिल्म फ्लॉप है तो सारे साल फिल्म फ्लॉप होने वाली। शाहरुख की आने वाली वो जब हैरी मेट सेजल ऐसा कुछ पिक्चर आ रही है। और एक चीज और ये है कि ट्यूबलाइट ऐसी पिक्चर में देखें तो कोई मार्केटिंग स्पेंड भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हुआ है। पैसे तो बनाती है मूवी। एग्जैक्टली। सो एरोस को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो लोगों की ये थी कि वहाँ भी सही बात अच्छा खासा नुकसान, और एग्जिबिटर तो कोई भी नई पिक्चर लेके बिठा देंगे लोगों को देखने के लिए, तो उसमें कोई इतना। अच्छा, ऐसे में पॉपकॉर्न की सेल ज्यादा बढ़ जाती है, मूवी से ज्यादा खाने पीने पे ध्यान होता है। एक चीज अनिल जी, इसमें जो GST के आने के बाद थोड़ा सा नेगेटिव है एग्जिबिटर्स के लिए, जो टैक्स स्ट्रक्चर है। पता है, महीने भर से देखिए ये वाली खबर तो मालूम है, उसके बाद PVR उस खबर मैं तो इसी चक्कर में मालूम, मैं तो इसी चक्कर में 30 जून के पहले बहुत सारी पिक्चर्स देख रहा हूँ। चलिए PVR पर एक राय ली जाए अगले महीने के लिहाज से, अगली सीरीज के लिहाज से। नितिन जी बताइए, ये जो इतनी पोजीशंस बनती दिख रही है, ओपन इंटरेस्ट 13-14% बढ़ गया अगली सीरीज में, इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या ट्रेड होगा यहाँ पर? देखिए जी, इसमें कल भी जो ये गिरावट हो रही थी, इसमें करीब 9-10% ओपन इंटरेस्ट अगली सीरीज में बढ़ा था, तो वो शॉर्ट पोजीशन लग रही थी। बट आज आप देख रहे हैं कि स्टॉक में बाउंस है, और कल का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और आज का 13-14% एडिशन ये इंडिकेट कर रहा है कि मुझे लग रहा है नीचे के लेवल पे सपोर्ट पे थोड़ी बाइंग हुई है, क्योंकि स्टॉक में बाउंस बहुत फास्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 1400 रुपए का जो एक सपोर्ट एरिया है उसको स्टॉप लॉस मान करके जो डेटा है उसको पॉजिटिव डेटा मानेंगे, और सपोर्ट को देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक 1520-1530 की तरफ मूव कर सकता है। तो स्टॉप लॉस 1400 का होगा और ऊपर का टारगेट 1520 का होना चाहिए। तो PVR इस पर रखे नजर, बढ़िया कंपनी है, अच्छे रिटर्न्स देने के लिए जानी जाती है, और बड़े ब्रोकरेज हाउसेस तो इसके ऊपर बुलिश हैं ही। एक बार स्टॉक 2020 का रिटर्न आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखिए जितने भी ऑफशोर स्टॉक्स वहां पर सुझाए गए थे आज 2020 में 7:30 बजे, क्या दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पहले नीरज की टीम देखते हैं, वहां ज्यादा स्टॉक्स थे। वैसे ये मेरी टीम आपके सामने है। ऑयल कंट्री ट्यूबलर 6% की तेजी, ड्यूक्स ऑफशोर 3% की तेजी देखी जा रही है, और अबान ऑफशोर पर एक बार नजर रखिए, और जिंदल ड्रिलिंग ये नीरज की टीम में था। आप देखिए क्या सुपर प्रदर्शन दिखा रहे हैं ये स्टॉक्स। एक बार नीरज की टीम लाते हैं आपके सामने और आपको बताते हैं कि ऑफशोर कंपनियों में क्या जिंदल ड्रिलिंग, ये देखिए शेयर क्या दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है, 11% मजबूत। डॉल्फिन ऑफशोर में तेजी, अबान ऑफशोर 6% मजबूत। सर ये जिस दिन चलते हैं उस दिन दमदार प्रदर्शन दिखाए थे। अच्छा, वनडे वंडर्स है नो डाउट, लेकिन अब कुछ नीतियों में सरकार के चेंज हो रहा है, नजर डालना चाहते हैं, या फिर ट्रेडिंग मूव्स ही ऐसे देखने को मिलेंगे? नहीं, आई थिंक काफी समय बाद एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, तो इन लोग की ऑर्डर बुक्स हैं बहुत अलग तरह से दिखना शुरू हो जाएंगी। बट इस स्पेस को प्ले कर रहा हूं तो आई वुड प्ले विद द पाइप कंपनीज। क्योंकि होता क्या है, एक्सप्लोरेशन जब खुलता है तो सबसे पहले आपके ड्रिलिंग और रिग्स का इस्तेमाल होता है, उसके बाद पाइप्स का होता है। तो जो कंजम्पशन है वो पाइप्स का ज्यादा है, इनको तो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जो लंबे समय के लिए होगा। सही बात है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो रत्नमणि पाइप है, जिंदल 100 है, वेल्सपन एंटरप्राइजेस है, महाराष्ट्र सीमलेस भी एक MSL। हाँ, सो ये जो स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन सेक्टर को फोकस करते हैं, वहाँ पे काफी इसमें इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा, जो आई थिंक एक आध हफ्ते बाद लोग डिस्काउंट करना शुरू करेंगे। ओके, और इस बीच कुछ बड़े ट्रेड्स होते दिख रहे हैं, उन पर राय लेना चाहता हूँ मैं। एक तो सिटी नेटवर्क, ये एक स्टॉक है जहाँ पर मेरी स्क्रीन पर बड़ा ट्रेड दिख रहा है, 4.25% हिस्सेदारी सिटी नेटवर्क की बदलती जा रही है। ये सिटी SITI वाला है, CIT नहीं, सिटी नेटवर्क। पहले भी इनमें ब्लॉक हाँ, वही समझ में आया, 3 करोड़ 26 लाख शेयर। ओके, 4.25%, 28 रुपये 15 पैसे पर 3 करोड़ 26 लाख शेयरों का भारी भरकम कारोबार हुआ है आज सिटी नेटवर्क में। तो एक ये स्टॉक है जो एक्शन में रहना चाहिए। इसके चार्ट्स रजत सर तैयार रखें, तब तक एक और बड़ा ट्रेड हुआ है वो मैं बता दूं, M&M फाइनेंशियल। ये स्टॉक भी देखिए, ये वैसे भी मेरे रडार पर आ रहा था, अब समझ में आया कि यहाँ पर बड़ा ट्रेड 342 रुपये पर हुआ है, 6.25 लाख शेयरों का। और M&M फाइनेंस में अगले महीने में काफ़ी एक्शन दिख रहा है मुझे। नितिन जी, M&M फाइनेंस पर राय दें, क्या कुछ और एक्शन हो सकता है तेजी का? क्योंकि 10% ओपन इंटरेस्ट जुलाई सीरीज में बढ़ रहा है, 6.25 लाख शेयर जुड़े हैं इधर, और इतना ही लगभग 6.25 लाख शेयरों का एक ब्लॉक ट्रेड भी मुझे नजर आ रहा है कैश में हुआ है, वो हुआ है 342 पर, और अभी भाव है M&M का। ओके, यही भाव है। बताइए, पहले M&M पर आप राय दे दें, फिर मैं रजत सर से सिटी पर पूछता हूँ।
देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इनफैक्ट ये इसी लेवल पे लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सपोर्ट जो आज का लो है 338 का वो बहुत बढ़िया सपोर्ट है, डेटा भी अच्छा है। और जैसे M&M फाइनेंस है, L&T फाइनेंस है, ये जो NBFC कंपनीज है, इनमें कुछ रोल ओवर्स भी ठीक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट एक्सपायरी के बाद भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। तो इसका टारगेट करीब करीब 360-365 का रखना चाहिए और 338 के आसपास का स्टॉप लॉस रख करके बाइंग करनी चाहिए। ओके, चलिए तो M&M फाइनेंशियल इस पर रखिए नजर। फोर्टिस पर एक राय लेना चाहता हूँ। दीवान साहब ये बताइए होगा क्या फाइनली? पहले था TPG खरीदेगा, उसने बैकआउट किया, फिर था कि IHH आएगा, IHH ने भी कह दिया जी हम इंटरेस्टेड नहीं है। ये कह रहे हैं कि शेयर होल्डिंग FIIs की ये बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले बोर्ड ने मंजूरी दी, अब शेयर धारकों ने मंजूरी दे दी है। तो कंपनी तो तैयार है FI लिमिट लेने के लिए, लेकिन देने वाला भी तैयार होना चाहिए। ये बताइए क्या होने वाला है इस शेयर के साथ? अब क्या करना चाहिए लोगों के पास जिनके पास शेयर है, क्योंकि पेशेंस काफी टेस्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस बिजनेस, जो इट्स पर्टिकुलर फोर्टिस का जो बिजनेस है। उसका रीजन है कि इसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस को लेके कमाई करने के तरीके ज़्यादा अपनाए गए हैं रादर देन बिजनेस को इम्प्रूव करके। तो फोर्टिस मल्हार में कभी कुछ हुआ, कभी फोर्टिस में हुआ, तो क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। कोई प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी इस मामले में कम है, प्रमोटर्स का माइंडसेट किस टाइप का है। बट ये बिजनेस में मुझे लगता है जो इंटरेस्ट है बाहर की कंपनीज को, उसको देखते हुए IHH को ले लीजिए फॉर एग्जांपल, उन्होंने मलेशियन स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस भी दिया था कि वो किसी से बात अभी नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद इंडिया में खुलासा ये आया कि हाँ भाई ये डील शायद नहीं होगी। ये एक्सपेक्टेशन थी कि डील आएगी। आई थिंक इसमें अपसाइड अगर है तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि शेयर धारक क्या करेगा, आई थिंक SRL के डाइवेस्टमेंट तक वेट करना चाहिए, बिकॉज दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग। 205-210 का जो रेंज है इज द अपसाइड, जो इससे ज्यादा वेट ना करें। अगर इतना मिलता है तो खुश होकर निकल जाइए। ये मैक्सिमम अपसाइड बोल रहा हूँ, आप चाहें तो पहले भी निकल सकते हैं आपके प्राइस के हिसाब से, बट आई डोंट रेकमेंड इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। IHH को देखते हुए उस टाइप का मैक्स इंडिया मेरे को बहुत इंटरेस्ट है कि उसमें कहीं ना कहीं अनिलजीत सिंह की फैमिली जो है वो कोई पार्टनर लाएंगे, और उनका कोर बिजनेस है, उसको एक्सपैंड करने के लिए उनको कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी, जो मैक्स लाइफ के मर्जर की वजह से नहीं आया। जो आना था पहले जो पैसा, वो हो सकता है उसको थोड़ा विलम्ब उसमें आ जाए। तो मैक्स इंडिया की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि वो कोई पार्टनर लाए। ओके, इस बीच रजत सर, आप सिटी केबल के चार्ट्स देख चुके होंगे, तो उस पर आए देर वागले साहब तब तक आप मोइल के चार्ट्स देखिए, क्योंकि मोइल में भी एक बड़ा ट्रेड हुआ है। 0.13% हिस्सेदारी बदली, 320 रुपये 70 पैसे में 2.25 लाख शेयर का। मोइल का चार्ट आपका जब तक तैयार हो, सिटी केबल के चार्ट्स पर एक बार रजत सर से राय ले लूँ। बताएं सर। सर सिटी नेट आप बोल रहे थे, सिटी नेट देख के लग रहा है कि उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी है। 30 रुपये के ऊपर में सस्टेन करे तो फिर 31 रुपया 20 पैसा उस लेवल तक जा सकता है। इसमें कल जो बड़ा हैमर लाइन बना है वो इसका एक बॉटम बन चुका है। अभी फिलहाल इस लेवल पे कुछ वॉलेटिलिटी रहेगा, लेकिन इसमें खरीदारी होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। ऊपर में 35 से 37 रुपया तक जाते हुए दिखता है। उसके पहले इसको 32 का लेवल पार करना बहुत जरूरी पड़ेगा। ठीक बात है, 32 के ऊपर जाए तभी बड़ी तेजी होगी। मोइल इसमें देखिए तेजी होनी स्टार्ट हो रही है। बागले साहब खरीदेंगे? मोमेंटम तो दिखता है हेमंत। अनिल जी ने आई थिंक स्पॉट किया, उसके बाद 3 रुपये ऑलरेडी बढ़ गया है, 1% की मूव आई है। मैं समझता हूँ 323 324 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 342 to 345 1 से 2 दिन का, मे बी 3 दिन में ये टारगेट आ सकता है। तो मोइल में मजबूती के संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं। मजबूती के संकेत, ओके। इस बीच नए हाइज बन गए हैं बाजार में। दिन के दौरान 9550 के पार निकला है निफ्टी। डबल सेंचुरी मारने के मूड में है सेंसेक्स, 31000 के पार निकलकर। तो काफी कुछ 2 दिनों की कमजोरी को एक ही दिन में रिकवर करने का इरादा लग रहा है। 1% ऊपर है निफ्टी, माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी, और 1% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स। देखिए क्या दमदार तेजी होती दिख रही है। डबल सेंचुरी बैंक निफ्टी मार चुका है, 23,450 का लेवल बैंक निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है। तो जब कह रहे थे नितिन की खुलते ही जहां खुला है वहां पर भी पहला सवाल मेरा उनका निफ्टी पर ही था, और उन्होंने कहा वहां भी खरीदिए। देखिए एकदम सही और सटीक उनकी सलाह साबित होती हुई दिख रही। तो बेहतरीन एक्शन इस वक्त बाजार में होता हुआ दिख रहा है, ये साफ नजर आ रहा है इस वक्त। तो कुल मिलाकर एक्शन तेजी की तरफ है हेमंत, और मिड कैप शेयरों में तो क्या दमदार प्रदर्शन। तमाम ऑफशोर स्टॉक्स देखिए दौड़ लगा रहे हैं जोर से।
दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज पूरा का पूरा मिड कैप पैक ही देखिए फोकस में है और कल भी अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। तो फिर रोल ओवर्स अब लोग अगली सीरीज में कैसे करें, ये है बड़ा सवाल। नितिन जी देखिए, अंत भला तो सब भला कहते हैं। लग रहा था कि ये सीरीज नेगेटिव साइड पर जाके बंद हो सकती है, कल तक सब लोग बड़ी चिंता में आ गए थे। अब आज रोल ओवर करने का दिन है, क्या व्यू बन रहा है और अब तक कैसे रोल ओवर्स हुए हैं? देखिए हेमंत, रोल ओवर्स हमें बाय साइड का करना चाहिए, लॉन्ग साइड का करना चाहिए। उसके लिए कई सारे डेटा पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि कल तक जो 80 लाख शेयर रोल ओवर्स हुए थे उसकी एवरेज जुलाई की आ रही थी 9550 और अभी आप देखिए जुलाई फ्यूचर 9570 चली गई है, यानी कि वो पूरा का पूरा जो रोल ओवर्स हुए हैं वो उस प्राइस के ऊपर आ गई है। दूसरी बात, अगर लास्ट 10 ईयरली सीरीज आप जुलाई की एनालिसिस करेंगे तो 10 में से 8 पॉजिटिव रही है और जुलाई की सीरीज नॉर्मली स्मूथ होती है, यानी वॉलेटिलिटी गिरती है और मार्केट वन वे थोड़ी मूवमेंट होती है। तो मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, 94 के नीचे जाने की उम्मीद नहीं लग रही क्योंकि वहां पे पुट राइटिंग काफी हो रही है। आज मार्केट खुलते ही 95 की पुट्स में करंट मंथ में राइटिंग हुई और इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ की पुटों में भी राइटिंग हो रही है। तो मैं समझ रहा हूँ 95 का एक बेस बन रहा है और कई स्टॉक्स करेक्ट कर चुके हैं जो यहां से बाउंस बैक करने को तैयार हैं। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे लॉन्ग रोल ओवर करना चाहिए या फिर नए ट्रेडर को यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए जो करीब 97 की तरफ मार्केट को मूव करके लेके जा सकती है। ओके, और इस बीच एक और स्टॉक जो एक्शन में आ रहा है, आइडिया सेलुलर, यहाँ पर भी बड़ा दमदार एक्शन होता हुआ दिख रहा है। 95 लाख शेयरों से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है अगली सीरीज में और स्टॉक है 1% मजबूत। मेरे ख्याल से कल भी शायद थोड़ा, आप वागले साहब चार्ट देखिए जरा आइडिया के, क्या है संकेत, क्या कोई मौका है खरीदारी करने का? अगली सीरीज में 1% मजबूत और दमदार पोजीशन बन रही है आइडिया में। अनिल जी, कल का क्लोज काफी इंप्रेसिव था, मजबूत था। हाँ, और मैं समझता हूँ आप पोजिशनल तौर पे ये ली जा सकते हैं। मुझे लगता है ये 87, 88 तक जा सकता है। करंटली 84, 84.50 है। आपको 1.5 से 2 रुपए का डाउन साइड है और अपसाइड 4-5 रुपए मिल सकता है। ऐसा कुछ ट्रिगर है टेलीकॉम स्टॉक्स के लिए कि जियो का ऑफर भी चूंकि अब खत्म हो रहा है, उस लिहाज से क्या ये बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? भारतीय आइडिया दोनों में बड़ी मजबूती दिख रही है, खराब बाजार में मजबूत हो रहे हैं। प्रकाश, क्या है वजह? जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की वजह से जो मार पड़ रहा था वो एक तो खत्म हो गया और दूसरा जो एज एन इंडस्ट्री लॉबी जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन करना शुरू किया है वो एक संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी कॉस्ट स्पेक्ट्रम को लेके रैशनलाइज अगर होती है, रैशनलाइज यानी कहीं सरकार कंसेशनल वो ट्रीटमेंट कुछ समय के लिए देने रेडी हो जाती है तो काफ़ी कॉस्ट बर्डन इनका कम हो जाएगा, जो खास करके आइडिया जैसी कंपनी जो इतने बड़ा बकाया लेके जो बैठे हुए। सो देयर इज सम स्ट्रक्चरल चेंज जो इनको फायदा रूप होगा मेरे हिसाब से। तो इसलिए भारतीय और आइडिया कुड प्रोबब्ली बी कॉन्ट्रा बेट्स फॉर दिस सीरीज। अच्छी खासी इसमें बढ़त इस सीरीज में आ सकती है, कॉन्ट्रा बेट के तौर पर कॉन्ट्रा बेट है ये। लेकिन हाँ, एक और बेट जो आज लोग ले रहे हैं वो जो हम सब बात कर रहे थे सरकारी कंपनियों की, BEML देखिए। BEML बैन में तो नहीं BEML नहीं, ओके, बाहर आ गया था। BEML क्या तेज दौड़ लगा रहा है, ये एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट का साइड इफेक्ट है लगता है कि अगर इसका तो पहले से ऐलान कर चुके हैं कि इसका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगली सीरीज के को लेकर लोग बड़े उत्साहित है। 2.5% स्टॉक ऊपर है, 15% ओपन इंटरेस्ट जुलाई सीरीज में बन चुका है, 2.25 लाख शेयर यहाँ पर जुड़ गए हैं। रोल ओवर भी ठीक ही है, 55-56% के, कमजोर तो नहीं कहे जाएंगे, अच्छे ही कहे जाएंगे। BEML चार्ट देखिए वागले साहब, है मजबूत, कर सकते हैं, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली इसका जो वीकली पैटर्न है राइट लेवल पे सपोर्ट लिया है 1438, 1428 समवेयर अराउंड दैट। तो ये अगर आप पोजिशनल व्यू के तौर पे भी लेते हैं मुझे लगता है ये 1600, 1650 ये एक्सपायरी में, अगले एक्सपायरी में दे सकता है। ओके, चलिए तो BEML के ऊपर रखिएगा नजर। आज रिलायंस फिर से देखिए कमज़ोर है, 0.5% की गिरावट दिखा रहा है। कल 2.5% नीचे था, 1400 के नीचे है और आप देखिए आज भी ये ठंडा कारोबार अब तक कर रहा है। तो उसके बावजूद देखिए बाजार में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिले, 3% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया सीमेंट, नितिन जी कोई कॉल इसके ऊपर? देखिए हेमंत, सीमेंट में जैसे ग्रासिम है, इंडिया सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, सब में थोड़ा बाउंस है। इंडिया सीमेंट में भी बाउंस मिलना चाहिए। 194 का स्टॉप लॉस है और यहाँ से कम 205, 207 का टारगेट मिलता है। बट अगर मुझे कोई ट्रेडिंग बेट लेनी होगी तो मुझे लगता है कि इन तीनों में ग्रासिम ज़्यादा बेटर लग रहा है
क्योंकि उसमें काफी अच्छे ओआई बिल्डअप रेगुलर 3-4 दिनों में हुए हैं और मुझे लग रहा है कि ग्रासिम करीब 1250-1260 की तरफ आज और कल ये 2 दिनों में मूवमेंट दे सकता है और 1210 का स्टॉप लॉस होगा और इंडिया सीमेंट भी करीब 204-205 के टारगेट के लिए हम बाइंग कर सकते हैं। एक और स्टॉक जो एक्शन में है वो है एस्कॉर्ट्स। करेक्शन हुआ लेकिन करेक्शन के बाद उतनी ही मजबूती से एस्कॉर्ट्स ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। 20% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 1.5% स्टॉक मजबूत है। एस्कॉर्ट्स के लिए ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बाजार ही खराब हुआ, बाकी मॉनसून अच्छा है, सब कुछ माहौल ठीक है। जीएसटी से भी कोई ऐसा बिजनेस तो कम होने वाला नहीं है जब तक बारिश हो रही है। ये रूरल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ स्टॉक और यहाँ पर अब पोजीशन बनती हुई दिख रही है। एस्कॉर्ट्स में लगभग 1.5% की मजबूती है, 20% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। एस्कॉर्ट्स पर राय ली जाए, नितिन जी बताइए, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए जुलाई सीरीज क्या एस्कॉर्ट्स के लिए अच्छी हो सकती है, खरीदा जाए इन लेवल्स पर? लेकिन जी आज ये खास बात ये हो रही है कि स्टॉक्स गिरने के बाद जो अपने सपोर्ट लेवल है वहां पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है, ये काफी हद तक पॉजिटिव है। अब जैसे स्क्वाट्स है, इसमें करेक्शन एक अच्छी खासी इस एक्सपायरी में आ गई और इसका सपोर्ट करीब 640-650 का है। वहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि रोल ओवर्स भी हो रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे 650 का स्टॉप लॉस रख करके बाय इनिशिएट करना चाहिए और मुझे काफी हद तक इसमें उम्मीद लग रही है कि 700-720 के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में इनफैक्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में ही दे सकता है। स्कॉट्स पर आए और जो हम आपसे कह रहे थे कि कैनरा बैंक ही हिस्सेदारी बेचने वाला था, देखिए अब ये क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि केयर में पूरी हिस्सेदारी दरअसल कैनरा बैंक ने बेची है। और देखिए सरकारी बैंकों में नॉन कोर एसेट्स बेचने की इस समय दबाव बना हुआ है सरकार की तरफ से भी और अब आप देखिए आरबीआई की तरफ से भी दबाव है और वो हिस्सेदारी बिक चुके। दोनों ही स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय कारोबार करते हुए 10% ऊपर। केयर का शेयर शायद हैंगओवर अब खत्म हो चुका है वो ब्लॉक का, इसलिए बढ़ गया है और कैनरा बैंक भी दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ। तो सीएनबीसी आवाज़ पर सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये डील हो गई है और देखिए वैसी की वैसी ही सामने निकल कर आई। इतना भागने के पीछे सर कोई वजह केयर में दीवान साहब? आई थिंक मैं सोचा कैनरा बैंक में बढ़ना चाहिए बात। हाँ बढ़ना तो लॉजिकली कैनरा ही चाहिए था, कैनरा ही बढ़ा है। हाँ और केयर हो सकता है कि अब जो आपने जैसे कहा कि ओवरहैंग नहीं है कि कब बिकवाली बाकी है, हावी हो सकती है एंड इट्स अ वेरी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस। तो जिस हिसाब से आगे चल के इम्प्रूवमेंट होगा इकोनॉमी का, वैसे क्रेडिट रेटिंग की नीड्स तो है बढ़ती रहेंगी। ओके तो ये सब स्टॉक्स हैं आज एक्शन में। वक्त है आप सबसे विदा लेने का। वागले साहब, प्रकाश जी, नितिन जी और रजत सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए, एक्सपायरी के दिन हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। 200 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 60 अंकों की मजबूती निफ्टी पर, 9550 के पार टिकता हुआ। अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एवेंडस कैपिटल के सीईओ वैभव सांघवी साहब। सांघवी साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। जो बाजार थोड़ा अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, क्या लगता है सर, कुछ बड़े करेक्शन की तैयारी है या फिर डरने की जरूरत नहीं है अभी? अच्छी बात यह है कि 9,500 से 9,700 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और ये भी देखना चाहिए कि आफ्टर इतनी ज़ोर से रैली हुई है लास्ट 3-4 महीने में, उसके बाद हायर लेवल पे कंसोलिडेशन इज़ अ वेरी पॉजिटिव, बिग पॉजिटिव। ऑल्सो ये भी देखना चाहिए कि जीएसटी की जो भी नर्वसनेस है वो मार्केट डिस्काउंट कर रही है करंटली और उसका कोई खासा रिएक्शन नहीं हो रहा है। हालांकि ये क्वार्टर के नंबर्स इतने एक्साइटिंग नहीं आएंगे, बट हमें लगता है कि मार्केट में मोमेंटम एट प्रेजेंट बना हुआ है और देखते हैं कि चलो नेक्स्ट क्वार्टर में कैसे टू कंसोलिडेट हो रहा है आफ्टर जीएसटी। हैविंग सेड दैट FY18 के नंबर्स जो हमें लगते हैं कि थोड़े डाउनग्रेड होंगे, बट एट प्रेजेंट मोमेंटम इज प्रीटी स्ट्रांग। ओके चलिए ये रहा बाजार पर इस समय खबर ये आ रही है कि क्रिसिल ने शायद केयर के शेयर खरीदे हैं। तो रेटिंग एजेंसीज के ऊपर आज नज़र रखिएगा। केयर के बाद अब क्रिसिल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। कैनरा बैंक में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये 3 स्टॉक्स फोकस में है। सी अक्षर के तीनों ही शेयरों पर नज़र आपकी होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं वैभव सांघवी सर से। सर ये जो शोर मच रहा है जीएसटी को लेकर, इसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? क्या एक आध क्वार्टर में दिक्कत होगी नतीजों में, उसके बाद अच्छे नतीजों की अपेक्षा की जाए? आपका व्यू क्या है सर इस पे?
थोड़ा कंफ्यूजिंग है इन द सेंस कि अगर आप ये क्वार्टर देखेंगे तो ये क्वार्टर में आपको होलसेल नंबर्स इतने अच्छे नहीं दिखेंगे, वेयर इज द रिटेल नंबर्स आप देखें हर एक आप शॉप में जाए तो आप सेल लगा हुआ है और काफ़ी खरीदारी हो रही है इन टर्म्स ऑफ डी स्टॉकिंग। सो ये क्वार्टर के नंबर ऑन द रिटेल साइड ठीक रहेंगे लेकिन होलसेल साइड इतने बेटर नहीं रहेंगे। हैविंग सेड दैट, एक बार जीएसटी सिस्टम आने के बाद हमें लगता है कि एटलीस्ट 2 क्वार्टर और होंगे टू हैव कंप्लीटली रीअलाइनमेंट ऑफ द होल सिस्टम्स। नाउ हर एक इंडस्ट्री की बात अलग होगी। एफएमसीजी की बात देखें तो उसमें काफ़ी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है और वो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में यू विल हैव काफ़ी रिटेल जो कम डिनोमिनेशन वाले सेल्स वाले हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको जीएसटी लगे नहीं लगे, क्योंकि वो 2.5 लाख रुपए के नीचे है, 2.5 लाख रुपए के ऊपर है। सो काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स है और ये सर्टेनिटी और ये क्लैरिटी कभी आएंगी, 2 क्वार्टर्स जाने दीजिए, उसके बाद ही आएंगी। और हमें लगता है कि वो तब तक नंबर्स थोड़े एबेरेशन रहेंगे या थोड़े ऑड रहेंगे उस दौरान। इसलिए हम कहते हैं कि FY18 के नंबर्स हमें लगता है थोड़ा डाउनवर्ड रिवीजन होंगे। ओके अच्छा, तो ऐसे में ये जीएसटी के डर से जब भी अगर कोई करेक्शन आए बाजार में या स्टॉक्स में तो क्या वो खरीदना चाहिए? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि जो कोई डर है, दिक्कत है, वो सिर्फ 2 क्वार्टर की है, राइट? फंडामेंटली यस, क्योंकि बिजनेस कोई चेंज नहीं हो रहे हैं और ना ही कंज्यूमर्स ऑन एन ओवरऑल बेसिस चेंज हो रहा है। सो अगर आप देखें कि ये इसके कारण या वीकर नंबर्स ऑन द शॉर्टर टर्म के कारण अगर करेक्शन होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली रहेगी इन्वेस्ट करने के लिए। अगर वो होता है तो वेल एंड गुड, बट लुकिंग एट कि कैसे कंसोलिडेट हो रहा है एट द हायर लेवल्स और लुकिंग एट कि मार्केट कैसे डिस्काउंट कर रहा है एनी ऑफ दोज काइंड ऑफ वरीज, इट इज डिफिकल्ट टू से कि यहाँ से बड़ा करेक्शन आ जाए। सर, सरकार की नीतियों को आपने किस तरह से रीड किया? देखिए, सरकार ने कहा था जीएसटी को पास करा ले जाएंगे और अब ये हकीकत है एक तरह से आप कह सकते हैं। और एयर इंडिया का विनिवेश के लिए भी देखिए अब काम शुरू तो हो गया है, कल की कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला हुआ है। ये सारी चीज़ें क्या आपको लगता है कि आगे चलकर भारत की इकॉनमी के लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकती हैं? रेटिंग एजेंसीज की भी नज़र होगी इन तमाम बड़े इवेंट्स पर। सी रेटिंग एजेंसी तो मालूम नहीं, बिकॉज उन लोग they see as a combined fiscal deficit numbers of both the states and the central government। और फिलहाल करंटली स्टेट गवर्नमेंट्स में आप देख रहे हैं फार्म लोन वेवर्स हो रहे हैं और थोड़ा फिस्कल में थोड़ा देयर इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम विच कैन कम ऑन द स्टेट साइड्स एटलीस्ट। सो रेटिंग एजेंसी तो पता नहीं कि वो उन लोग अपग्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रिफॉर्म्स मेजर्स हो रहे हैं, आई मीन जीएसटी इज सच अ मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म, जिस हिसाब से हर एक स्टेट की इन्वॉल्वमेंट एंड देयर इज अ मार्क्ड what you say constructive tax reform which has never happened in a country like or diverse जैसे इंडिया में। I think credit definitely goes to not only this government but also the previous governments who have initiated this right from the beginning। So this is the beauty of democracy, at least in India। In addition to that, हमें लगता है कि जो एयर इंडिया की बात की है आपने या जो भी डिसइन्वेस्टमेंट्स के प्रोग्राम हो रहे हैं, आई थिंक गवर्नमेंट इस डिसइन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी स्मार्ट हो रही है इन टर्म्स ऑफ कैसे वो डिसइन्वेस्ट करे। बिकॉज अर्लियर क्या होता था कि कोई भी स्टॉक का नाम आता था और वो मार्केट उसको बैटर डाउन कर लेती है, एंड दिस टाइम अराउंड हम देखें तो काफ़ी स्मार्टली वो डिसइन्वेस्ट कर रही है। आप सूटी के स्टेक्स ले लें या एयर इंडिया ले लें या अदर PSUs ले लें, आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी कमेंडेबल जॉब एटलीस्ट ऑन द डिसइन्वेस्टमेंट साइड। हालांकि इन टर्म्स ऑफ अदर रिफॉर्म्स ऑल्सो दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो चलिए, ये काम अच्छा हुआ है जो जीएसटी को लागू करने का किया है। इसके चलते हुए जाहिर सी बात है कि काफ़ी कुछ टैक्स सुधार लागू हो पाएंगे। मॉनसून को लेकर अब चिंताएं तो खत्म हो गई है। सांघवी साहब, जीएसटी भी लागू हो जाएगा, ये बताइए फिर क्या देश की इकोनॉमी से जुड़े हुए वो स्टॉक ही खरीदे जाएं जो कंजम्पशन से जुड़े हैं, हमारे यहाँ की ग्रोथ से जिन्हें फ़ायदा होगा? आपका इरादा कहाँ है खरीदारी करने का? हम बुलिश हैं डेफिनेटली। कंजम्पशन तो श्योरली इज समथिंग हम सेक्युलरली बुलिश है, लेकिन कंजम्पशन में काफ़ी एरियाज है। अगर आप देखें कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी देखिए, या जैसे कि
ऑटोज, पेंट्स, एज आई सेड थोड़ा एबेरेशन हो सकता है 1-2 क्वार्टर के लिए, लेकिन एकदम ब्यूटीफुल बिजनेसेस हैं, लॉन्गर टर्म के लिए हमें लगता है कि वो परफॉर्म करेंगे। कंज्यूमर स्टेपल्स देखें लाइक FMCGs, गुड्स या यू नो, वो हमें लगता है कि दैट इज अगेन एन एरिया जो आपको वॉल्यूम ग्रोथ बता सकता है फ्रॉम हियर। सो ओवरऑल कंज्यूमर बास्केट में वेदर इट इज डिस्क्रेशनरी और स्टेपल्स हमें अच्छे लगते हैं। इन एडिशन टू दैट प्राइवेट बैंक्स हम कंटिन्यू करेंगे बुलिश होने का, और इन NBFCs में अगर हम देखें तो हमारा फोकस हाउसिंग फाइनेंस पे ज़्यादा है रादर देन माइक्रो फाइनेंस पे। सो ये और एज यू राइटली मेंशन, अगर रूरल इकोनॉमी ठीक कर रही है तो एग्रोकेमिकल्स है, इरिगेशन है, या एनीथिंग टू डू विद रूरल कंजम्पशन है, वो भी हमें बहुत बेहतर लग रहे हैं। आपने प्राइवेट बैंक्स की बात करी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की बात करी, सर PSU बैंक्स पर भी राय दीजिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चिंता है। आपने खुद ही अपने एक वाक्य में कहा कि कर्जा माफ़ करने का सिलसिला शुरू हो चुका है राज्यों द्वारा किसानों के लिए, और अब सरकार कह रही है कि इन 12 बड़े खातों पर प्रोविजनिंग बढ़ाइए। कमज़ोर हुए हैं प्राइवेट PSU बैंक्स, मौका है या दूर रहना चाहते हैं इनसे अभी? सी हम एट प्रेजेंट दूर रहेंगे टिल द रिजोल्यूशन इज ओवर। सेकेंडली एक बार यू नो ये होल प्रोसेस खत्म हो जाएगा और व्हेन वी सी द बैलेंस शीट्स प्रीटी क्लीन्ड, हम तब एक कंस्ट्रक्टिव व्यू बनाएंगे PSU बैंक्स में। लेकिन तब तक हमें नहीं मालूम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि किस बाजू कितना प्रोविजनल और आएगा, कितने अकाउंट्स और यू नो NPA की तरफ जाएंगे, और रूरल में भी कैसे थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्चुअली से कि और कितना स्ट्रेस बाकी है। इसलिए आर अप्रोच इज टू वेट एंड वॉच। देखेंगे जब तक स्टेबलाइज नहीं होता, एक बार स्टेबलाइज हो जाए और एक बार क्लीन हो जाए बुक्स, PSU बैंक्स हम देखेंगे निवेश करने के लिए फॉर लॉन्गर टाइम आफ्टर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया सांघवी साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 200 अंक ऊपर है, निफ्टी पर 65 अंकों की मजबूती, दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी, और मिड कैप इंडेक्स भी जो 165 अंक ऊपर है 1% की मजबूती के साथ, और 1% की मजबूती बैंक निफ्टी में दिखेगी 23,500 की हायर रेंज की तरफ बेहद तेजी से पहुंचता हुआ। एरिस लाइफ लिस्ट होने वाला है अब से कुछ ही देर में, मामूली तेजी के साथ लिस्टिंग के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, 1-1.5% ऊपर लिस्ट होने के संकेत एरिस लाइफ से आते हुए दिख रहे हैं। आज से नया खिलाड़ी ये शुरू होगा बाजारों में, एरिस लाइफ यहाँ पर संकेत आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, तो एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों ने की है बेहद दमदार शुरुआत, बस अंत तक ये टिके रहें यही चाहिए। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। एरिस की लिस्टिंग पर तो नजर है ही, कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर भी नजर है। हर्षदा हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और लेकर आएंगे आगे का एक्शन। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।